ओके, पीछे तक साउंड क्लियर है आप लोगों को? साउंड ठीक है? ठीक। तो ये आज आप लोगों का पहला क्लास हो रहा है फॉर द APSSB एग्जाम्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अपने अरुणाचल में जो जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप बात करें सरकारी नौकरी, तो दो बोर्ड्स हैं आपका। एक है आपका APSSB, एक है आपका APPSC, राइट? APSSB मेनली कौन से एग्जाम्स आपके कराता है? CGL है, CHSL है, CSL है, ठीक है, और एक आपका नॉन मिनिस्टेरियल है। ये सारे एग्जाम्स आपका APSSB बोर्ड जनरली कराता है। CGL में आपका UDC स्टेनोग्राफर, लास्ट ईयर में रिकॉर्ड कीपिंग असिस्टेंट, ये सारा पोस्ट था। CHSL में आपका LDC आ जाता है, ठीक है, आपका फॉरेस्टर आ जाता है। CSL में आपका MTS आ जाता है, फॉरेस्ट गार्ड आ जाता है, कांस्टेबल आ जाता है। तो ये सारी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस है वो APSSB कंडक्ट कराता है। ऑनलाइन में भी बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? नेक्स्ट आपका जो APPSC है, APPSC में एग्जामिनेशंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है आपका जो सिविल सर्विसेज, सबसे प्रीमियम कैटेगरी, मतलब आपका मान के चलिए जो A ग्रुप B ग्रुप ऑफिसर्स है, ठीक है, जो CO बनते हैं, वो आपका सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है जिसको हम APPSC CE कहते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका फिर अलग ही कोर्स होता है, ठीक है। बट APPSC का एक और एग्जामिनेशन होता है ऑफिसर लेवल पर, जिसमें आपका पोस्ट आ जाती है जैसे TGT है, PGT है, ठीक है, JE है, AE है, ADO, HDO, वेटरनरी ऑफिसर, ये सारे पोस्ट के एग्जाम भी APPSC कंडक्ट कराता है। तो एज फार एज APPSC इज कंसर्न, यहाँ पर भी आपका GK वाला पोर्शन आता है। नाम बदल देते हैं कि जनरल स्टडीज बोल दिया, जनरल अवेयरनेस बोल दिया, काम वही है। प्लस APSSB में भी आपका GK का पोर्शन आ जाता है। तो जो GK हम लोग लेके चलेंगे वो आपका APPSSB वाला भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ APPSC में जो आपको रिक्वायर्ड है वो भी कवर हो जाएगा। APPSC के कोर्स में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो हम अलग से करते हैं जो APPSC में एनरोल होगा स्टूडेंट। बाकी जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए पॉलिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलिटी ये आपका APSSB के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और APSSB के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस साथ ही साथ APPSC के जितने एग्जाम्स हैं जहां जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है, फॉर दीज एग्जाम्स वो भी आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग APSSB। आप में से सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितने लोग ठान के आए हैं कि इस बार सरकारी नौकरी निकालनी है? आप ठान के हैं आप? बाकी लोग? बाकी लोग ने नहीं ठाना है? ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा है स्टैंड अप कॉमेडी ये चलते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझो आप, जो एग्जाम आपको क्रैक करना है, इट इज ए बैटल, ये युद्ध है। और युद्ध जमीन पे बाद में जीता जाएगा, मन में पहले जीता जाता है। तो अगर आपने प्लान किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपने प्लान किया है कि इस बार सरकारी नौकरी लेके ही जाना है, तो सबसे पहले ये बात आपको अपने आप को कन्विंस करनी होगी। समझ रहे हैं? अपने आप को कन्विंस करने का मतलब ये नहीं है कि बस मान लिया मेरी तो नौकरी लग गई, आज से मैं किसी पे भी ऑर्डर चलाऊंगा, किसी को भी कुछ भी बोल दूंगा। मानने का मतलब है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। कल इसको क्रैक करके आप ऑफिसर बनेंगे, आप एक पोस्ट पे पहुंचेंगे, एक नौकरी आपके हाथ में होगी, वो नौकरी भी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सरकारी नौकरी इतनी भी आसान नहीं है, ठीक है।
ये मत सोचिएगा नौकरी लग गई मस्त आराम से 9 to 5 बस सैलरी आती रहेगी, वहां पर भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। अब एपीएसएसबी में अगर मैं बात करूं, एपीएसएसबी में सर आपका 4 सब्जेक्ट्स कवर है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके अमरजीत सर ने ले ही रखी है, वहाँ से आपका सर के जो प्रॉपर नोट्स है, मटेरियल है, सर की क्लासेस हैं, वहाँ से आपका मैथ्स एंड रीजनिंग प्रिपेयर होगा। जीके की जिम्मेदारी मेरी है। इंग्लिश में भी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको मेंटर करेंगे फॉर इंग्लिश पार्ट। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट को अगर हम एनालाइज करें, मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 25 हैं, जीके में 25 हैं, इंग्लिश में 25 है। ठीक है, अब इसमें जो जीके वाला पार्ट है आपका, या बाकी सब्जेक्ट्स में मान के चलूं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है एपीएसएसबी एग्जाम्स में, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि मैथ्स में 25 में से 24 या 25 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। सेम आपका रीजनिंग में लेके चलना है, एटलीस्ट इतने होने चाहिए। सेम आपका इंग्लिश में लेके चलना है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि एक फिक्स सिलेबस है। बस वहां पर क्या मैटर करता है, आपकी प्रैक्टिस। ऑलरेडी आपको जो मटेरियल डिलीवर किया जा रहा है वो रैंडम नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किया गया है, ताकि ना बहुत कम पढ़ना पड़े ना एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ना पड़े। जो टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट है उसमें ये कवर हो जाएगा। बट जीके ऐसा पार्ट है, इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसमें अमरजीत सर आपका गारंटी ले सकते कि हाँ मैथ्स और रीजनिंग में मैं पूरे करवा दूंगा। जीके में सर आपका गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जीके में नहीं पता कल वो चांद पे चला जाता है, ठीक है, कभी वो खरगोश के दांत पूछ लेता है, तो जीके में कोई श्योरिटी नहीं है। बट फिर भी मान के चलेंगे एटलीस्ट 18+ आपके जीके में करेक्ट होने ही चाहिए। क्वेश्चंस कुछ रैंडम आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जीके वाला पार्ट छोड़ दें, क्योंकि आपको स्कोर तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश करा देगा, बट आपका जो कट ऑफ क्लियर करवाएगा वो जीके ही करवाएगा। जीके में हमें बस ये देखना होता है कि सबसे आसान सवाल कौन से हैं और जो हमने पढ़े हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर रैंडम क्वेश्चन आएगा तो वो किसी से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आप मिस कर रहे हैं, बाकी सब भी मिस कर रहे हैं। लेकिन जीके आपको इसलिए पढ़ना है ताकि बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स जीके पढ़ के आ रहे हैं, जो बेसिक फैक्ट्स पढ़ के आ रहे हैं, उसमें से सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जीके क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है ताकि जो बेसिक जीके के फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर होने चाहिए। जीके में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? जीके में हम आपका शुरुआत कर रहे हैं सर इंडियन पॉलिटी से, फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक ज्योग्राफी, फिर आपका आएगा हिस्ट्री, जनरल साइंस और इकोनॉमिक। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आप क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एडिशनल लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक है सर हमारा अरुणाचल जीके, ये हमारा ओपन टू ऑल है, फ्री रहता है एपीएसएसबी के लिए, ऑलरेडी इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ्स के आपको पढ़ने हैं, तो जनवरी से ही स्टार्ट करिए, जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। तो ये आपको ऑलरेडी हमारा ओपन टू ऑल कंटेंट रहता है, ये आपके मैसेज ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, सारा मटेरियल वगैरह वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी जीके में देखिए जो एक बेसिक जो पार्ट्स आना चाहिए टू मेक श्योर आपका सिलेक्शन हो, वो तो हम कराएंगे, प्लस इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं
जिन पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो कुछ टॉपिक्स भी, जैसे आपका वर्ल्ड पॉलिटी में यूएन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, इस तरह के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनका आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर्स नाम से पूरा सीरीज रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ताकि आप क्लास के साथ साथ उसको भी कवर कर सकें। बट ये पार्ट क्या है, ये हमें क्लास में करना है, ताकि आपकी एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बने जीके की, और जो एक बेसिक एग्जाम को रिक्वायर्ड है क्रैक करने के लिए वो भी आप प्रिपेयर करें। प्लस एडिशनल जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको ऐप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोगों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो इन केस अगर आपके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं तो आप वहां से ज़रूर प्रिपेयर कर लें। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जीके देखिए, कहने को आपको लग सकता है कि रैंडम में इसको छोड़ दो, लेकिन अगर छोड़ दिया तो सिलेक्शन वैसे भी चला जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स आते हैं मेजॉरिटी के दो प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो ये आता है कि सर जीके नहीं पढ़ा था, मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जीके को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उस चक्कर में उनका बिगड़ गया। दूसरा एक आता है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन मिस कर देते हैं, तो रिवीजन की बात जो है मैं आगे आपके साथ क्लासेस में करता चलूंगा। अभी थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ सब कुछ बता दूंगा, फिर उसमें भी आप बोर हो जाएंगे कि आज मास्टर ने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सर पॉलिटी। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एवरेज रहता है। एवरेज यानी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं आते हैं। लगभग फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, फिक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, वो आते हैं इस टॉपिक से, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बनते ही हैं आपसे, ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो आपको पढ़ाया जाएगा, लगभग सारे क्वेश्चन उसमें ही आपका कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं हमेशा शुरुआत अपनी पॉलिटी से करता हूं, क्योंकि ये आपका स्टेबल सब्जेक्ट है। मान के चलो इससे क्वेश्चन आएंगे ही, जैसे हिस्ट्री है, एपीएसएसबी में वेरी करता है हिस्ट्री, कभी कभी आ ही नहीं रहा है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया, लेकिन पॉलिटी अपना स्टेबल सब्जेक्ट है, आते रहते हैं सवाल। चलिए सर, ऑलराइट, चलिए ऑनलाइन वाले गिव मी ए थम्स अप, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। देखिए सर, पॉलिटी, तो सबसे पहले कोई मेरे को बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी, क्या मतलब है पॉलिटी का? कुछ भी। देखिए, हम लोग लाइव क्लास अगर कर रहे हैं ना, तो अभी तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अपना अरुणाचल का बच्चा शाही होता है ना, धीरे धीरे अभी बनेगा इंटरेक्शन, फिर आप बोलना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, मेक श्योर करिए क्लास आपकी डिस्कशन लगे, ऐसा ना हो कि मैं वन वे बस ट्रीट कर रहा हूँ, आया कुछ बोल के चला गया, ठीक है। आपके साथ मेरा डिस्कशन का कोशिश रहेगा, ताकि एक सब्जेक्ट की क्लैरिटी के एक्सटेंट तक हम पहुंच सकें। तो सबसे पहले जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी। पॉलिटी देखिए क्या है, जैसे आप अमेरिका जाएं, ठीक है, अमेरिका में उनका लीडर आपको कौन दिखता है, कौन अमेरिका रन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। क्या है डोनाल्ड ट्रंप, किस पोस्ट पे? प्रेसिडेंट है, राइट। अमेरिका में क्या लगता है, इंडिया में क्या लगता है कौन रन कर रहा है कंट्री? प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली। आप दुबई में चले आए, यूएई, क्या वहां होता है प्रेसिडेंट वगैरह कुछ? उनका कंट्री कौन रन कर रहा है? एक शेख, उनका एक राजा होता है। यानी हम अलग अलग कंट्रीज जाके देख रहे हैं, तो वहां पर जो गवर्नेंस का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, वो अलग है। कहीं पर प्रेसिडेंट है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पर सुल्तान है, कहीं पर राजा है, अलग अलग सिस्टम है। काम करने के तरीके भी अलग अलग है। अमेरिका में कांग्रेस सेनेट होती है, हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा होती है। अमेरिका में 4 साल में इलेक्शन होते हैं, हमारे देश में 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो क्या है, हर एक कंट्री का गवर्नेंस का तरीका अलग होता है, हर एक कंट्री का अपना एक सेट ऑफ रूल है, अपना एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, इस तरह से हमें कंट्री रन करना है।
उसी प्रोसीजर को, उसी सेट को, उसी रूल को ओवरऑल हम उस कंट्री की क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। आ रही बात समझ में? वही जो सेट ऑफ प्रोसीजर है सर, वो क्या कहलाता है? उस कंट्री की पॉलिटी। अब चूंकि हम भारत के निवासी हैं तो हम भारत की पॉलिटी डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपके टॉपिक का नाम क्या है? इंडियन पॉलिटी। क्लियर है? अब लेकिन जैसे हम अपनी कंट्री की पॉलिटी की बात करें तो व्हाट वी सी, हम देखते हैं कि सर हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा, राज्यसभा, सब एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट पीसी में अगर आप बैठे हैं तो ये टेंशन नहीं लेना है कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। हमारी बस 2 रिक्वायरमेंट है, लिखना पढ़ना आता हो, बस। ठीक है, बस बाकी सब हम आपको जीरो से एक्सप्लेन करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा कुछ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, सब जीरो से चलेगा। ठीक है, तो हर एक कंट्री में अगर आप नोटिस करें, जैसे अपना अरुणाचल में या हर एक स्टेट में हम क्या देखते हैं? सीएम होता है, उसके भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट असेंबली का वो मेंबर होता है। इसी तरह से यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हम क्या देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पूरी कंट्री को लीड करता है। एक और पोस्ट होती है हमारे देश में, प्रेसिडेंट, उसका भी इलेक्शन होता है, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ये सारी बातें हमको पता है। बट क्या आप बता सकते हैं कि ये सारी बातें हमें कहां से पता चल रही हैं? कोई तो होगा ना जो बताता होगा कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन 5 साल में कराओ। कहीं से तो कोई तो सोर्स होगा ना ये सारी चीजों का। ये सारी चीजें कहीं तो लिखी होंगी ना, कोई रूल होगा, कोई सेट होगा। तो वही जो रूल है, वही जो सेट है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हमारी पॉलिटी किस तरह की होगी, हमारा देश किस तरह से रन करेगा, उसका जो एक फंडामेंटल सोर्स है वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना। मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल में हम क्या डिस्कस करेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इवन आप अपने सिलेबस में भी जाके देखेंगे, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पूरा संविधान तो हम नहीं पढ़ सकते इतनी कम क्लासेस में, और जरूरत भी नहीं है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जहां तक आपका एग्जाम कंसर्न है, देखिए जीके एक ऐसा टॉपिक है, समंदर है, आप कितना भी डूब सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन समंदर में घुस गए, आपको पता नहीं है किस पर्पस के लिए घुसे हैं, तो आप भटक जाएंगे, डूब जाएंगे। समंदर में घुसना है, कुछ हमारे काम के मोती चुनने हैं और वापस आ जाना है। ठीक है, यानी हम यहां पर ऑब्वियसली नॉलेज डिस्कस करेंगे, आपको नॉलेज इंपार्ट करेंगे, बट आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं यहां बैठा हूं या बैठी हूं तो यहां पर मेरा जो डिस्कशन है या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? क्या है ऑब्जेक्टिव? एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, ये नहीं कि यहां से 4 चीजें सीख के अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, हम भी एक ध्रुव राठी बनेंगे। तो हमें क्या करना है? यहां फोकस बनाना है एग्जाम क्रैक करने पे। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बार बार ये सवाल पूछना है आपको अपने आप से, इससे एग्जाम में क्या सवाल आएगा। ठीक है, ये क्लैरिटी होना जरूरी है हर एक टॉपिक पे। एक लिमिटेड टाइम हम आपके साथ लेके चल रहे हैं, एक लिमिटेड कंटेंट लेके चल रहे हैं, तो उस कंटेंट में यू हैव टू मेक श्योर बार बार आप अपने आप से सवाल करें, इस टॉपिक से पूछेगा क्या, इस टॉपिक से मुझे क्या फायदा है पढ़ने का। समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जहां नहीं लग रहा है वहां पूछिए, मुझसे पूछिए, अदर फैकल्टी से पूछिए कि सर ये टॉपिक मैंने पढ़ा है बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका उपयोग क्या है, मेरे क्या एग्जाम में इससे सवाल पढ़ेंगे। तो वो आपको टीचर क्लियर करेगा। मेरा अप्रोच ऐसा ही रहता है, जो भी टॉपिक हम पढ़ें वो आपको क्लियर करता चलूं कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बनेगी। राइट, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं मतलब आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। अल्टीमेटली एक फिक्स क्वेश्चन का आएगा, 50-100 क्वेश्चन आएंगे, उनको बस इतना चाहिए, उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन होगा, आप करेक्ट ऑप्शन टिक करें। अल्टीमेटली यही रिक्वायर्ड है।
उनको नहीं मतलब आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान से लेना देना नहीं है। वहां पेपर आएगा, पेपर में सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, सही आंसर टिक करना है, दैट इज इट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? टू क्रैक द एग्जामिनेशन, वो ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ना कोई पार्ट इसमें आपको ऐसा लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग, फिर आप क्या होगा, उसी को पढ़ते चले जाएंगे, जो टफ लगेगा उसे छोड़ देंगे, बहना नहीं है। ठीक है, तो जीके में स्ट्रिक्ट रहना है, टू द पॉइंट रहना है। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा कि सर हमें क्या डिस्कस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो चलो हमें डिस्कस करना है, लेकिन यहां पर पहला सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया कहां से? इसकी भी तो कोई ना कोई हिस्ट्री होगी। ऐसा तो है नहीं हमने जब जन्म लिया तो हमारे लिए ईश्वर ने हमारे आने से पहले ही, डायनासोर से पहले ही एक संविधान लिख के भेजा था कि इसको जाके पढ़ लो। संविधान बेसिकली क्या है? ये इंसानों ने बनाया, इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी, राइट? तो वही बैकग्राउंड हिस्ट्री हमारा पहला टॉपिक बनेगा, और हमारा पहला टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये सारा मटेरियल मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपके नोट्स आपको ऐप पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करिए, क्योंकि ये तो वैसे भी स्लाइड फॉर्मेट में, इसको आप प्रिंट भी कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पेजेस आ जाएंगे। ये पढ़ाने के पर्पज़ से बनाया है। ठीक है, अगर किसी को प्रिंट करना है, मटेरियल अपना रखना है अपने पास, तो इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट बना के ऑलरेडी आपका ऐप में अपलोडेड है, वहाँ से इसको डाउनलोड करिए। ये सारा जो भी हम डिस्कशन करेंगे, ये सारा कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। तो क्लास में आप कुछ कुछ पॉइंट आपको इफेक्टिव लिख लीजिए, बट अल्टीमेटली मेन फोकस लिखने पे नहीं होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? समझने पे होना चाहिए, क्लैरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी बार बार आपको नहीं मिलेगी। कंटेंट 1000 जगह मिल जाएगा, आज के टाइम में चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ है, आप बस लिखिए मुझे पॉलिटी के नोट्स बना के दे दो, सब कर देगा। तो आपका फोकस होना चाहिए समझने पे, लिखना सेकेंडरी है। ठीक है, कोई छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी रिकॉर्डिंग है इसका, तो फोकस किस पे करना है? क्लैरिटी बनाने पे। ठीक है, चलिए सर, कोई डाउट है किसी का यहाँ तक? ठीक है, सब चंगा सी, ऑल राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। तो ये आपका टॉपिक से जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब संविधान बन कैसे रहा है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे। अच्छा, हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 1947। और कोई? सब एग्री हैं? क्लियर? बिल्कुल। तो हमारे देश को आजादी कब मिली? 1947 में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस आजादी से पहले हमारे देश का जो गवर्नेंस था वो अलग तरीके का था। हम पर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। हमारे लिए कानून कौन बनाता था? ब्रिटिशर्स बनाते थे। हमारे लिए सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? ब्रिटिशर्स करते थे। बट ब्रिटिशर्स का जो रूल होता था, ब्रिटिशर्स जो भी कानून बनाते थे वो कुछ भी उनका जो मन आता था बना देते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम में मान के चलिए, अगर हमारे पास इतने अधिकार हैं कि अगर किसी को इलीगली अरेस्ट कर लिया जाए तो वो प्योर कानून है कि 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके अपने बहुत सारे अधिकार हैं। बट अगर हम बात करके चलें कि ब्रिटिशर्स जो कानून बनाते थे तो रैंडम कुछ भी बना रहे हैं, कि उन्होंने एक रॉलेट एक्ट बना दिया कि अब किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट में पेश किए जेल में डाला जा सकता है, जबकि आज के टाइम में तो ऐसा नहीं कोई कर सकता, कानूनन तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत रैंडम थी ब्रिटिशर्स की। तो हमने क्या सोचा कि यार ब्रिटिशर्स हमारा कुछ भी रैंडम कानून बना रहे हैं तो एक प्रोसीजर होना चाहिए ना इनका, एक इनके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए कि इस लिमिट के बियॉन्ड आप कानून नहीं बना पाएंगे। तो
1920s के बाद से ये आवाज उठने लगी कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, वो लिमिट तय करेगा कि हमारे देश का कानून कैसा हो, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। एक संविधान की डिमांड उठने लगी 1920s के बाद। तो अलग अलग जगह पे हुई, जैसे स्वराज एक पार्टी थी, 1925 में ये आइडिया पहले उन्होंने दिया एज ए पार्टी। फिर उसके बाद एज एन इंडिविजुअल पर्सन अगर हम बात करें तो 1934 में एम.एन. रॉय, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे एम.एन. रॉय, उन्होंने डिमांड करी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो ऐसा तो है नहीं एक दो लोग लिख के उसको बना देंगे, उसके लिए कई सारे लोगों को मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर डिमांड ये हुई कि सर ऐसा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देनी चाहिए, उसका काम होगा टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे लोग मिलके बैठे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, वो लोग क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। तो एम.एन. रॉय किसकी डिमांड कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, करंट अफेयर्स नहीं समझना है इसे, ठीक है। तो 1934 में फर्स्ट इंडिविजुअल पर्सन कौन है? एम.एन. रॉय, हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, एज ए पार्टी तो स्वराज पार्टी ऑलरेडी ये आइडिया दे चुकी थी, बट एज एन इंडिविजुअल पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड रखा। तो डिमांड किसने रखा? एम.एन. रॉय ने रखा। फिर उसके बाद कांग्रेस जो थी उस टाइम, आईएनसी, उसने भी ऑफिशियली डिमांड करी 1935 में। बट एज एन इंडिविजुअल अगर वो पर्सन पूछेगा तो हम किसका नाम याद रखेंगे? 1934 में एम.एन. रॉय ने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देनी चाहिए। क्या लगता है, ब्रिटिशर्स ने डिमांड एक्सेप्ट की होगी? क्या लगता है? बोरो फ्रॉम नहीं मुक्तो जी, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने पूरा बोरो फ्रॉम यूएसए लिख देना अप्रोप्रिएट लाइन होगा, अलग अलग पार्ट हमने अलग अलग जगह से लिए हैं। आइडिया कह सकते हैं यूएसए से था, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई बताइए, कोई डाउट है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो 1934 में एम.एन. रॉय का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब एम.एन. रॉय ने तो बोल दिया कि भाई हमें संविधान चाहिए। ब्रिटिशर्स ने कहा नो, नहीं मिलेगा, क्या जरूरत है, क्या करोगे संविधान की, हम इतने बढ़िया कानून बनाते हैं तुम्हारे लिए, बुरा मान के बेचारे। तो उन्होंने ये सारी चीजें इग्नोर करी। लेकिन वक्त बदला। वक्त कब बदला? जब आप 1939 में देखेंगे एक अटैक होता है पोलैंड पे। पोलैंड पे कौन अटैक करता है? जर्मनी। जर्मनी कौन कंट्रोल कर रहा था उस टाइम? हिटलर कंट्रोल कर रहा था। तो हिटलर ने जर्मनी पोलैंड पे अटैक किया, वहां से स्टार्ट हो जाता है आपका वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, आप अगर न्यूज़ देखें तो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, उधर चाइना की नज़र ताइवान पे है, ठीक है, हमारी पाकिस्तान पे है, और आपका रशिया की यूक्रेन पे है। तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अभी चांसेस बन रहे हैं अमेरिका ईरान पे भी अटैक करे। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो एक कंट्री दूसरे पे अटैक कर रहा है, तीसरा उस पे कर रहा है, तो ये जो कियोस क्रिएट होता है यही क्या कहलाता है? आपका वर्ल्ड वॉर। तो हो सकता है 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिले, उम्मीद करेंगे ना मिले, क्योंकि वॉर से किसी का फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो उस टाइम एक साइड में आपके कंट्रीज थे जैसे जर्मनी, इटली, जापान, एक साइड में थे आपका ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में अमेरिका ने भी ज्वाइन किया था, रशिया, ये सारे एक साइड पे थे। तो भले ही ये ब्रिटेन और फ्रांस वाला ग्रुप वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया था, ठीक है, 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया था, 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। ब्रिटेन जो जिस पार्ट में था, ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप में आपका रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, एक ग्रुप में आपका मेनली जर्मनी, इटली, जापान, ये थे। तो ब्रिटेन वाला जो ग्रुप था वो वॉर जीत गया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? उस वॉर की जीतने के बाद भी ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो चुकी थी, कुछ बचा नहीं था।
और इंडिया को वो ऑलरेडी इतना एक्सप्लॉइट कर चुके थे कि अब हमारे पास भी उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा था। जितना भी हमारे इकोनॉमी है ऑलरेडी वो ट्रांसपोर्ट कर चुके थे अपने यहाँ। साथ ही साथ 1945 तक इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो भी बहुत पीक पर आ चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि इंडिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिव थे, गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, क्लियर बोल दिया करो या मरो। तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी पीक पर चल रही है, प्लस ब्रिटिशर्स अब खुद अपना इतना थक चुके हैं कि वो ज्यादा कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इट्स टाइम टू मूव ऑन, निकलो यहां से बाहर। अब जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने देखा यार जाते जाते इन लोगों को सेटल करके जाते हैं। तो उसने कहा हाँ इधर आओ, किसको चाहिए था संविधान? तुमको चाहिए था, अच्छा ठीक है लो। तो ब्रिटिशर्स ने एक मिशन भेजा, 3-4 लोगों को भेजा। ऐसा समझाता हूं मैं। ब्रिटिशर्स ने 1946 में 3 लोगों को भेजा जो ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ये समथिंग अराउंड सितंबर में आए थे। इसमें 3 लोग थे आपका, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और आपका क्रिप्स। ठीक है, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, 3 लोग आए थे 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में। ये छोटा सा हिस्सा आपका रिकनेक्ट होगा हिस्ट्री में भी। ठीक है, तो इन 3 के नाम कैसे याद रखें? LAC, इसका निमोनिक याद रखेंगे LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स। ये 3 लोग आ रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं कि सर ऐसा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दे देनी है। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इट गेव परमिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ कैबिनेट मिशन प्लान ने हमसे बोल दिया कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। अच्छा, इस टाइम एक सिचुएशन और चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ऑल्सो एक्टिव। 1940s से डिमांड होने लगी थी कि भाई एक नया कंट्री चाहिए पाकिस्तान। तो जिन्ना को इस बात का बुरा भी लगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा 2 तो नहीं दे पाएंगे, एक ही का बजट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम चलाओ। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान की जो डिमांड है कि वो किसी भी स्टेज में एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो बिल्कुल एट द लास्ट जो 3 जून प्लान कहा जाता है आपका 1947 का, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, उसमें एक्सेप्ट किया गया था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। उससे पहले कोई भी ऐसा मीटिंग या अनाउंसमेंट नहीं हुआ था जहां पर पाकिस्तान को सेपरेट कंट्री बोला गया हो। ठीक है, वो सब हम हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। तो अपना जो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 का, उसने बोल दिया कि ठीक है जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बनाओ अपना खुद का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो हमें परमिशन है वो कहां से मिल रही है? कैबिनेट मिशन प्लान से। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो सोर्स है, वो जो परमिशन है, वो कहां से आ रही है? कैबिनेट मिशन प्लान से। ठीक है, 1946। दूसरा सवाल क्या बन जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन था? 3 लोग थे, LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स। पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, क्योंकि वो काम नहीं आएंगे, निमोनिक इतने में बन जाता है, इतना ही याद रखिए। ठीक है, वैसे भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, आपसे लिखित में नहीं लिखवाएगा कि लॉरेंस का पूरा नाम लिखो। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या बात करी कि भाई आपका 1934 में एम.एन. रॉय ने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फिर आपका 1946 तक आते आते कैबिनेट मिशन प्लान ने परमिशन दी, अप्रूवल दिया कि ठीक है बनाओ अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है सर, जब हमें परमिशन मिल गई तो अब अगला पार्ट क्या होगा, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है यहां तक? चलिए, हाँ ऑनलाइन में कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ, हो सकता है जरूरी हो। ठीक है, चलिए।
तो कैबिनेट मिशन प्लान समथिंग अराउंड सितंबर में आया था, परमिशन दे के चला गया, नवंबर में हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली। तो अब जो हमारा अगला पार्ट है सर आपका, हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कैसी कैसी फंक्शनिंग रही थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखो सर हम बात करें, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो जरूरी है, वरना फील नहीं आएगा। हमारा इंडिया उस टाइम कैसा दिखता था, मतलब दिखता ऐसा ही था। उस टाइम का डिवीजन, टेरिटोरियल डिवीजन कैसा था, जैसे आज हम देखते हैं कंट्री डिवाइडेड है स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, राइट। उस टाइम हमारा जो भारत था, ठीक है, पूरा भारत, वो 2 टेरिटरीज में डिवाइड था। एक टेरिटरी को कहते थे ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और दूसरी टेरिटरी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, हमारा जो भारत है सर 2 टेरिटरीज में डिवाइड था, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है? अब इसमें पहली चीज तो ये समझिए सर आप कि ये जो आपका ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा है और प्रिंसली स्टेट्स है, इसका मतलब क्या है। देखिए ऐसा हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो धीरे धीरे उनकी कोशिश क्या थी, सारी टेरिटरी एक्वायर कर लें। जितनी टेरिटरी 1857 रिवोल्ट से पहले वो एक्वायर कर ले गए, वहां पर उन्होंने अपना पूरा खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, उन्हीं के ऑफिसर होंगे, उन्हीं की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो वो टेरिटरी क्या कहलाने लगी, ब्रिटिश इंडिया। जैसे आज का यूपी पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, आज का मध्य प्रदेश पहले क्या था, सेंट्रल प्रोविंसेस। बट कुछ ऐसे टेरिटरीज थी जहां पर उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, एक राजा के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल किया। मतलब राजा को बोला कि भाई तुम्हारा जो डिफेंस है और जो तुम्हारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, फॉरेन रिलेशंस हैं, और जो तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा वो सब हम हैंडल करेंगे, इंटरनल लेवल पे तुम आजाद हो, जैसे चाहो वैसे रूल करो। ठीक है, तो वो टेरिटरीज क्या कहलाने लगी, आपका प्रिंसली स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल भोपाल के नवाब होते थे, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर एक अपना अलग रियासत थी, है ना, ट्रैवनकोर। तो ये सब क्या थे, आपका प्रिंसली स्टेट्स थे। क्लियर है? तो 2 कैटेगरीज में आपका टेरिटरी डिवाइड थी, एक ब्रिटिश इंडिया और एक आपका प्रिंसली स्टेट्स। ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन में बताइए कोई डाउट है? अब जो ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा था वो भी फर्दर और डिवाइडेड था। वो किस में डिवाइडेड था सर, प्रोविंसेस, और एक और टेरिटरी थी जिसको कहते थे सीसीपी। सीसीपी बोले तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स 2 कैटेगरी में आपका टेरिटरीज डिवाइड थी, एक प्रोविंसेस, दूसरा क्या है सर आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, सीसीपी। इनमें डिफरेंस क्या था, ये ऐसे मान के चलिए जैसे आज के टाइम में व्हाट यू सी, आज के टाइम में आप देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कंट्री किस में डिवाइडेड है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स में अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, यस और नो, स्टेट अपने खुद के लॉ बना सकता है। सेम उसी तरह से पहले क्या होते थे, प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, जैसे बंगाल प्रोविंसेस, मद्रास हो गया, यूपी हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, ये सब क्या थे आपका प्रोविंसेस कैटेगरी होती थी। ठीक है, इनका अपना अलग गवर्नर होता था, इनकी अपनी एक अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होती थी। लेकिन कुछ टेरिटरीज थी वो कहलाती थी आपका सीसीपी, लाइक दिल्ली, उनको कहते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। वहां पर अलग से कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, जैसे आज यूटी होता है, यूटी डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी तरह से सीसीपी होती थी, सीसीपी को भी डायरेक्ट उस टाइम कौन कंट्रोल करता था,
जो सेंट्रल में वाइसरॉय होता था वो कंट्रोल करता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट होने से पूछ लेना है। ठीक है, देखिए इट इज ओके टू हैव अ डाउट, ये मत सोचिए मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा बाकी सबको समझ में आ रहा, मैंने पूछ लिया तो लोग क्या सोचेंगे। इट इज ओके टू हैव अ डाउट, बट इट इज नॉट ओके अगर आपको डाउट है फिर भी आप नहीं पूछ रहे हैं, फिर गड़बड़ हो रहा है मामला। ठीक है, तो जो भी क्लियर है डाउट है वो पूछ लीजिए, इसीलिए तो आप क्लास आ रहे हैं ना। सुबह इतना उठ के किसका मन होता है सुबह सुबह उठने का? ठीक है, बस अपना रात को चिल करो सो जाओ, फिर भी हम सुबह उठते हैं क्लास आते हैं, इसीलिए आते हैं ना ताकि क्लास में मास्टर होगा, जो भी डाउट होगा सामने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिंदास पूछना है, ये नहीं सोचना है सामने वाला क्या सोचेगा, अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश बनना है। चलिए, तो ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और सीसीपी दो पार्ट में डिवाइडेड था। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे अलॉटेड? 389। ठीक है, मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा ना समझ लीजिए वो एक सवाल है, सवाल इन द सेंस एग्जाम में उस पर सवाल पूछ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389। अब इस 389 में सर डिवीजन कुछ ऐसा था कि 296 मेंबर आपके ब्रिटिश इंडिया वाले रीजन से थे और 93 मेंबर्स कहां से थे? प्रिंसली स्टेट वाले रीजन से। ठीक है, तो 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया वाले रीजन से थे और 93 प्रिंसली स्टेट से थे। और ब्रिटिश इंडिया में भी 292 कहां से थे? प्रोविंसेस वाले रीजन से थे और 4 मेंबर्स आपके सर कहां से थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वाले रीजन से थे। बात क्लियर है? कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है सर, यहां तक ओके ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, मेंबर्स में क्या होता है, ये अभी सवाल नहीं पूछा है, पूछ सकता है ना, पोटेंशियल सवाल है। मैं दो तरह के सवाल आपको बताता चलूंगा, एक जो पूछे गए हैं, एक जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, अभी नहीं पूछा गया। इसमें अगर पूछा गया ना तो अभी तो क्या है, नया सब्जेक्ट है, 389 छप गया होगा माइंड में, बट अभी धीरे धीरे कई सारी चीजें आप पढ़ेंगे फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा तो 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन 389, एक ऑप्शन 398। तो मुझे डर है कि आप 398 ना लगा दें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो कॉशियस रहिएगा। करेक्ट आंसर इज 389। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं, तो मेरा तो फंडा ऐसा है कि मैं इंडिविजुअल वाले याद रखता हूं कि ब्रिटिश इंडिया से 296 थे, प्रिंसली स्टेट से 93, तो टोटल कितना आएगा? 389। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल याद रखता हूं, उससे ये वाला नंबर अपने आप याद रहता है, वरना बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि नंबर कंफ्यूज हो गया ना तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सारी मेहनत बेकार। ऑलराइट, आगे बढ़े सर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर हमने बना दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389 थे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताइए, डाउट है, क्लियर है? अब इसमें से जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है वो कब हो रही है? ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग किस दिन हो रही है सर आपका? हाँ जी बताइए, कब हो रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग किस दिन है?
9 दिसंबर 1946, करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग किस दिन है? 9 दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मिलती है तो देखो, कोई भी असेंबली बनती है तो सबसे पहले क्या होते हैं, वो अपना एक लीडर बनाते हैं। क्योंकि कोई भी कमेटी है, कोई भी यूनियन है, कोई भी असेंबली है, जब तक उसका लीडर नहीं होगा तो क्या मतलब है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीडर कैसे चुना जाए, उसके लिए इलेक्शन हुआ। बट इलेक्शन से पहले भी एक टेम्परेरी लीडर बना दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए भी तो लीडर चाहिए ना। तो एक टेम्परेरी लीडर बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सर पहले प्रेसिडेंट बने, दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। पूरा नाम अगर नहीं याद हो रहा है तो सिन्हा करके याद रख लीजिए, डॉक्टर सिन्हा या सच्चे सिन्हा करके याद रख लीजिए। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट थे, बट ही वाज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 2 दिन के लिए बने थे, क्योंकि 11 दिसंबर को फिर आपका इलेक्शन करवा दिया गया था। 11 दिसंबर को हमें फाइनल प्रेसिडेंट मिल गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फाइनल जो परमानेंट आगे पूरा जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा तब तक के लिए फुल एंड फाइनल कौन प्रेसिडेंट रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने, कंट्री के प्रेसिडेंट ये बाद में बनेंगे, 1950 में जाके कंट्री के प्रेसिडेंट बनेंगे। बट अभी क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ध्यान रखना, पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चे सिन्हा या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए टेम्परेरी बने थे, क्योंकि ऐसा हुआ कि भाई जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, जो सबसे सीनियर सिटीजन है, उसको बना देते हैं। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट उनको 2 दिन के लिए टेम्परेरी बना दिया गया था। फिर इलेक्शन हुए, राजेंद्र प्रसाद बने। सच्चिदानंद सिन्हा का वैसे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी थे, बट बताया आपको इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ एग्जाम में देखा गया है सच्चिदानंद सिन्हा का नाम पूछा गया है। अपने अरुणाचल में नहीं पूछा गया है, बट अदर स्टेट के कुछ क्वेश्चंस में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम पूछा गया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूछ रहा है और ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद नहीं है, तो इसको लगा देना है। ठीक है, या अगर ये लिखा है फर्स्ट प्रेसिडेंट तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे अगर ऑप्शन में है। ठीक है, हालांकि ऐसा सवाल आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी इन केस आ गया तो, क्योंकि मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, आपका मौका फिक्स है। और ये सोच के मत बैठना हम 3-4 अटेम्प्ट देंगे आराम से उसमें हमारा डिसाइड हो जाएगा। ये मान के चलना है 1 अटेम्प्ट फाइनल। अगर आपने अभी से डिसाइड कर लिया ना, नहीं मेरा 1 अटेम्प्ट में नहीं होगा, 3-4 अटेम्प्ट लगेंगे, तो वो लग ही जाएंगे। जैसा आप मान के चलेंगे नियति वैसे ही चलेगी आपके साथ, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो मान के चलना है, एक फाइनल अटेम्प्ट देना है, उसी में सब कुछ क्रैक करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। कोई बहुत मजेदार चीजें नहीं है ये, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ो, खत्म करो सिलेबस, आगे बढ़ो, है ना। लाइफ में और भी बहुत कुछ है एंजॉय करने को, ये कोई लाइफ है? ये बस टेम्परेरी फेज है, इसको बस निकाल के बस आगे बढ़ना है ना। लाइफ है अपना, निकल रहे हैं, तवांग जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, नदी में नहा रहे हैं, वो अपना लाइफ है। ये थोड़ी ना है, इसको टेम्परेरी मान के बस करके निकल लेना एग्जाम। ठीक है, तो जितना भी टाइम आप डेडिकेट कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ और सिंसियरली डेडिकेट करना है। ये नहीं सोचना है कि आराम से होता जाएगा। ठीक है, अगर टाइम दिया है, क्लास आ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर ये सारी चीजें साथ ही साथ चलती रहे। क्योंकि आप इसको ऐसे फील करके देखिए, आपने मान लीजिए क्लास अटेंड की, तो टाइम दिया ना आपने यहाँ पर, ये टाइम हो सकता है आप कहीं यूटिलाइज कर रहे होते, कुछ नहीं तो नींद पूरी कर रहे होते, फिर भी आप क्लास आ रहे हैं। अब मान लीजिए क्लास से जाने के बाद आपने रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की और एग्जाम आपका नहीं निकला, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कंपेयर करिए आपका एक दोस्त, ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहा, मस्त चिल कर रहा है, तो वो उसमें और आप में क्या फर्क रहा? कोई फायदा नहीं हुआ।
ऑल्दो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपका जो वे ऑफ थॉट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होगा, लेकिन वो किस हद तक फायदा करेगा आपको। तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेक श्योर यहाँ टाइम दिया है तो एग्जामिनेशन क्रैक करना ही करना है, ठीक है। तो आगे घर पे भी जो आप टाइम देंगे उसको उतना ही सिंसियरली टाइम दीजिए जितना सिंसियरली आप क्लास में बैठे हैं। क्लास में आप बैठे हैं, अटेंटिव है, सेम आपको घर पे भी जाके ये काम करना है। घर पे जाके सबसे पहले जो भी आज दिन भर में पढ़ा है विद इन 24 आवर एक रिवीजन लगा देना है सारे टॉपिक्स का, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही हम सारे फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो घर जाइए, देखिए आज कौन कौन से फैक्ट्स पढ़े, उंगलियों पे गिनिए, कॉपी बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद कॉपी बंद करके फिर रिकॉल करिए कौन कौन से फैक्ट्स मिस हो गए, फिर दोबारा कॉपी खोलिए, फिर उसको पढ़िए, फिर उसको लिखिए, ठीक है। तो कुल मिला के रिवीजन मैंडेटरी है। फिर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाएगी साथ ही साथ, है ना। पहले तो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ लें उनके प्रैक्टिस क्विज़ेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्विज़ेस करते रहिए। जीके में आपका जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस क्विज है, उसको अटेम्प्ट करिए। प्रैक्टिस क्विज करने के बाद आगे चल के जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो ये सारा एक आपका प्रिपरेशन का पार्ट है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचिए बस क्लास में आके हम बैठ गए, हम बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये पहला फेज है, एंड तक नहीं गए तो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो एक पूरा फेज चलेगा आपका, क्लास, आपका प्रैक्टिस, आपका रिवीजन, तब जाके आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा, ठीक है। चलो, तो सर फर्स्ट मीटिंग हो गई 9 दिसंबर 1946 को। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? सच्चिदानंद सिन्हा एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑलराइट। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, इसको बस ध्यान रखिएगा, और ये इस पे कोई सवाल बनता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या है, किस लिए बनी? टू मेक, मतलब ठीक जा रहे हैं, हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, है ना। हाँ आतिश जी, बिल्कुल मैं आगे डिस्कस करता चलूंगा किस तरह से आपको पढ़ना है ना। टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए आपका क्या बन रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए सर, अब हम बैठ तो गए लेकिन हमें संविधान में लिखना क्या है, क्या क्या चीजें संविधान में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, संविधान को कैसे बनाना है। तो ये सारा एक बड़ा डाउट था, और दुनिया को भी तो बताना था भाई। ब्रिटिशर्स हम पे नजर लगाए बैठे थे कि देखें कैसे ये संविधान बना लेते हैं, क्योंकि वो तो अब हमको अपने से लो समझते थे। उनको लगता था ये लोग कहाँ बना पाएंगे, धोती लुंगी पहनने वाले लोग कहाँ से संविधान लिख पाएंगे। तो हमें भी प्रूव करना था कि हम बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट लेके आए नेहरू जी। उनका ये था कि सर जब भी ब्रिटिशर्स का रूल आता था, वो कोई भी एट्रोसिटी करते थे, तो उन्होंने एक माइंड में बना रखा था कि हमें कैसा देश चाहिए जहां पर सबके पास आज़ादी हो, सबके पास बोलने का अधिकार हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को अलग स्टेटस ना मिले, सबका स्टेटस सेम रहे, सब भारत के नागरिक के तौर पे पहचाने जाएं। तो ये सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी, जो एक उनका मन था, जो एक उनका प्लान था कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, वो सब उन्होंने किस में लिखा? एक डॉक्यूमेंट में, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ताकि एक गाइडेंस मिले कि हमें संविधान किस डायरेक्शन में बनाना है, दुनिया को भी पता चले कि भारत का जो संविधान निकलेगा वो कैसा निकलेगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू। पहला सवाल ये बनता है, हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया। कब किया था सर? दिसंबर 13, 1946। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को इलेक्शन हो गए, और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ सर?
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, प्रपोज किया गया, सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इट वाज यूनैनिमसली पास, यूनैनिमसली हर किसी ने इसको एग्री किया, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखें तो ये संविधान तो नेहरू का होना चाहिए ना, क्योंकि नेहरू ने आइडिया दिया संविधान बनाना कैसे, लेकिन आज हम संविधान किसका बोलते हैं? भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल, ये संविधान किसका बोला जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर का बोला जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि प्रपोजल नेहरू दे रहे, संविधान अम्बेडकर का बन गया? कॉपीराइट इश्यू हो गया था क्या? नहीं, अभी हम आगे आपको समझाएंगे ये संविधान अम्बेडकर का कैसे बना। तो अभी तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू लेके आए। अच्छा, नेहरू ये जो रेजोल्यूशन लेके आए थे, सारी बातें नहीं मानी गई थी इसमें, कई सारे पॉइंट्स इसमें से हटाए गए थे, कई सारे पॉइंट्स एडिशनल ऐड किए गए थे। इसमें बस एक डायरेक्शन दे दी कि इस डायरेक्शन में आगे आपको बढ़ना है। क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रखूंगा, फिर अगली कहानी फिर मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मेनली किसकी बात करी है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी है, संविधान कब बना, ठीक, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किस दिन हुई बताइए, एग्जैक्ट डेट बतानी है। 9 दिसंबर 1946। कितने मेंबर्स थे? 389 प्लस इसमें आपका प्रेसिडेंट कौन था? पहला प्रेसिडेंट सिन्हा, फिर परमानेंट कौन बना ओवरऑल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, यही कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इनको रिवाइज करेंगे और मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। कोई डाउट है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताइए, मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वैसे भी आज पहला क्लास है, ठीक है, तो हल्का हाथ रख रहे हैं, रोज ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अभी प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप को मजबूत करिए। आज वार्म अप था बस आपका, इसीलिए सैटरडे क्लास रखी ताकि संडे मिल जाए, बढ़िया से कर हर मैदान फतेह की प्रैक्टिस कर लीजिए। मंडे से हम लोग एक्टिवली पार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।